स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रही होती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। वो पीछे देखती है। पीछे एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। वो व्यक्ति कहता है, बिलीटा आप कहाँ जा रही हैं, रुकिए। बिलीटा मन में सोचती है, मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिलीटा और वो व्यक्ति साथ थे। तभी वो व्यक्ति कहता है, विलीटा मैं इसे और ज़्यादा सह नहीं सकता। ये सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारे शरीर ने मुझे पागल बना दिया है। तभी विलीटा अपनी आंखें खोलती है और वो मन में कहती है, आपका मतलब क्या है? वो व्यक्ति कहता है, चलिए इसे जल्दी करते हैं। मेरे किंगडम जाने के लिए शिप जल्द ही आता होगा। हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। बिलीटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे पुश कर देती है। वो व्यक्ति जाके पेड़ से टकरा जाता है। बिलीटा कहती है, आप कौन है और ये क्या है? वो व्यक्ति कहता है, ये दर्द हो रहा है। क्या आपका मन बदल चुका है? वह शर्माते हुए कहता है, बिलीटा आप अब हट नहीं सकती, हम बहुत दूर आ चुके हैं। वह खड़ा हो जाता है और बिलीटा के पास जाके कहता है, बिलीटा आपको मुझे राजकुमार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले हैं, आप बस मुझे एमोर कहिए। बिलीटा कहती है, एमोर आप ये क्या कह रहे हैं? एमोर उसका हाथ पकड़ लेता है। एमोर बिलीटा को अपने क्लोज करके कहता है, बात करना बंद करे, मैं अपने सीमा तक पहुंच चुका हूं। बिलीटा कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी एमोर बिलीटा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। बिलीटा कहती है, रुकिए मुझे जाने दीजिए। बिलीटा अपने मन में सोचती है, इसके साथ क्या गलत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी एमोर बिलीटा को किस करने वाला होता है। बिलीटा उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। बिलीटा भाग रही होती है। बिलीटा मन में सोचती है, वो कौन था और मैं कहाँ आ चुकी हूँ। मैं तो बाइसाइकिल राइड कर रही थी घर जाने के लिए। तभी हमें बिलीटा का पास्ट लाइफ दिखाया जाता है जहाँ वो बाइसाइकिल राइड कर रही थी। तभी वहाँ एक बस आ जाता है और उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह भागते हुए सोचती है, उसने मुझे बेलीटा कहा था और उसका नाम एमोर था। यह स्ट्रेंज नेम है पर मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं इसे सुना है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह कहती है, रुको ये वो तो नहीं? एमोर दूसरा राजकुमार ऑफ रुका किंगडम। इसका मतलब मैं एक नॉवल में आ चुकी हूँ। महारानी बिलीटा जो एक विलन है और वो सबसे पहले मरती है। अब हमें बेलीटा के बारे में बताया जाता है। नोट्रिसिया की महारानी, नोबल काटान एम्पायर की बैटलफील्ड की फ्लावर है बेलीटा। बेलीटा को सेमलेस महारानी के नाम से भी जाना जाता है। वो लस्ट से इतनी भरी हुई है कि उसका एक दिन भी बिना आदमी को नहीं गुजरता। नोबल के अकॉर्डिंग वो अपना फेस एंजल की तरह रखती है और वो एक लस्ट से भरी हुई वेश्या की तरह है। एमोर और बिलीटिया ने अपने डिज़ायर के चलते एक दूसरे को सरेंडर कर दिया। फिर उन दोनों ने जंगल में जाके अश्लील हरकतें की, जिसकी वजह से राजा को मौका मिला कि उन्हें ढूंढने और उनका सिर काटने का अनुमति। अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं। बेलीटा मन में सोचती है, अगर मैं उसका शरीर नहीं ली होती तो बेलीटा चिल्लाई होती और उस आदमी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए मर जाती। बिलीटा कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस सीन में हूँ। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। बेलीटा भागते हुए सोचती है, मैं एमोर से जितना दूर भागूं मैं जीवित रह सकती हूँ। तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिर जाती है। बेलीटा उस आदमी को देख के बहुत हैरान हो जाती है। उस व्यक्ति को हमें दिखाया जाता है, टाइगर की तरह गोल्डन आइज, ड्रैगन की ब्रेथ की तरह उसका मर्डर लुक। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही हो सकता है, मेरा किलर
ऐसा बेलिटा सोच रही होती है। कालिक्यू द तन्हा सा। बेलिटा बहुत हैरान हो जाती है और कहती है मुझे बचाओ। तभी वहाँ से एमोर आता है और कहता है बेलिटा एमोर को देखते हुए मन में सोचती है यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम दोनों साथ में मरेंगे। एमोर कालिक्यू को देखते हुए कहता है किंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं। गार्ड्स एमोर को पकड़ते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी कालिक्यू कहता है कि उसे अभी मत मारना। बेलिटा ये सब देख के बहुत डर जाती है और कहती है योर मैजेस्टी। किंग बोलता है बेलिटा से लगता है आप मेरा नाम पहले ही भुला चुकी हैं। बेलिटा सोचती है क्या ये चाहता है मैं इसका नाम पुकारूं, पर नॉवल में इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ऐसा हो सकता है कि बेलिटा बहुत जल्दी मर गई थी इसलिए, पर फिर से मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। बेलिटा कहती है कालिक्यू मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कालिक्यू कहता है बचाने के लिए। बेलिटा कहती है हाँ मैं अपनी लाइफ से भाग रही थी। किंग कहता है भाग रही थी, वाओ वो भी प्रिंस के साथ। हमें एमोर को दिखाया जाता है जिसे गार्ड्स ने पीट के अधमरा कर दिया था। कालिक्यू अपना तलवार बेलिटा के गर्दन के पास किया हुआ था। बेलिटा कहती है मेरे तरफ देखिए। कालिक्यू उसकी तरफ देखता है। बेलिटा के शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान थे। बेलिटा अपने मन में सोचती है मैंने कभी किसी से डेट नहीं किया, अफेयर तो दूर की बात है। यह अनफेयर नहीं होगा कि धोखेबाज के रूप में मरना। मुझे सबसे पहले जीवित रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह पाप बेलिटा ने किया था, मैंने नहीं। मेरे पास कोई कारण नहीं है यहाँ मरने का। बेलिटा कहती है कालिक्यू मेरा यकीन कीजिए। वह फिर से अपने मन में सोचती है यह फैक्ट छोड़ के कि मैं बेलिटा नहीं हूँ, मुझे सच्चाई पे फोकस करनी चाहिए। बेलिटा कहती है हम दोनों शादीशुदा हैं, क्या मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। यह सुन के कालिक्यू थोड़ा हैरान हो जाता है। वहाँ एक स्नेक आ जाता है। कालिक्यू अपना तलवार बेलिटा की तरफ उठाता है। बेलिटा बहुत डर जाती है और अपनी आँखों को बंद कर लेती है। वो सोचती है लगता है मेरा न्यू लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं मरने से पहले मैं इस बेलिटा के शरीर में ही क्यों आई। काश मेरे पास कुछ पावर होती जिससे मैं स्टोरी चेंज कर पाती। तभी कुछ आवाज़ आती है। तभी कालिक्यू कहता है अपना सर उठाओ। बेलिटा डरते हुए अपनी आंखें खोलती है। वह देखती है कि उसके पीछे एक स्नेक मरा हुआ है और वो भी उसे कालिक्यू ने मारा है। कालिक्यू स्माइल करते हुए कहता है तुम कहना चाहती हो कि तुम मेरी वाइफ हो, तो इसे साबित करो। बेलिटा थोड़ा हैरान हो जाती है और मन में सोचती है साबित करूं, पर कैसे। कालिक्यू उसके पास आ जाता है और उसके चिन को पकड़ते हुए कहता है साबित करो कि तुम महल की लेडी बनने के लायक हो। बेलिटा शर्मा जाती है और सोचती है क्या वो कहना चाहता है कि वो अब मुझे नहीं मारेगा। वह शर्माते हुए कहती है साबित, पर कैसे करूं, ये बहुत ज़्यादा पास है। कालिक्यू और पास जाते हुए और उसके लिप्स को पकड़ते हुए कहता है मैंने आपको इसे साबित करने के लिए कहा है, विवाहिक वचन के द्वारा। बेलिटा को वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बेलिटा गल्प करते हुए उसके पास जाती है। उसके चिक पे एक किस करते हुए सोचती है ओह क्या वो यही चाहता है। कालिक्यू हैरान हो जाता है और उसे गुस्से से घूर के देखता है। बेलिटा मुस्कुराते हुए मन में सोचती है लगता है नहीं। कालिक्यू अपने गोल्डन आइज से उसे देखता है। वह बेलिटा के कमर को पकड़ता है और उसे अपने करीब करके उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख के उसे डीप किस करने लगता है। बेलिटा कालिक्यू को किस करते हुए सोच रही होती है ये पागलपन है, ये शरीर पागल है, ये शरीर अपने कंट्रोल से बाहर चली गई है। इस बॉडी को पता है इस आदमी के साथ क्या करना है। यह स्थिति में जहाँ कुछ सेकंड पहले वो आदमी मुझे मारना चाहता था, अभी वो मुझे खा रहा है। कालिक्यू स्माइल करते हुए अपने लिप्स को टच करता है। वैसे कालिक्यू बहुत ज्यादा हैंडसम है, आपको नहीं लगता। बेलिटा शर्माते हुए कालिक्यू को देखती है और फिर वो अपने आंखों को बंद कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है। बेलिटा सोच रही होती है मेरे पूरे शरीर में दर्द है, इससे इतना दर्द क्यों होता है। बेलिटा अपने रूम में बैठी होती है। हमें यह नहीं दिखाया जाता
कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है कि नहीं। बेलिटा ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती है और कहती है इसका मतलब ये कोई सपना नहीं, ये वास्तव में हुआ था। वो अपने नेक को टच करती है जहाँ उसे चोट लगी थी। वो सोचती है अब मुझे यकीन हो चुका है कि मैं बेलिटा के शरीर में ही हूँ। वो याद करती है उस वक्त को जब वो और कालिक्यू ने किस किया था। बेलिटा कहती है मुझे याद है वो पल जब मैंने एम्परर के साथ फोर्स किस की थी। और बेलिटा सोचती है उसके बाद क्या हुआ था। वो ब्लश करते हुए सोचती है बेलिटा ही क्यों, मैं रिश्तों के बारे में कुछ नहीं जानती और बेलिटा तो मैन ईटर है। बेलिटा परेशान होते हुए कहती है मुझे नहीं पता मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तभी वहाँ जोर से दरवाजे खोलते हुए एक मेड आती है और कहती है योर हाइनेस आप जाग गई। वो नील डाउन हो जाती है और रोते हुए कहती है मुझे आपकी चिंता थी, आप बहुत देर से बेहोश थी। बेलिटा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह मन ही मन में सोचती है लगता है ये बेलिटा की नानी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ मेड बाथटब को रेडी कर रही है। फिर बेलिटा बात लेने लगती है और कहती है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। नैनी कहती है आज हमने गुलाब के साथ मैरीगोल्ड को भी डाला है, हमने सुना है ये चोट के लिए अच्छी होती है। बेलिटा कहती है हाँ मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। बेलिटा सोचती है वैसे बेलिटा का जीवित रहना ठीक है, फिर ओरिजिनल कहानी का क्या। ओरिजिनल कहानी में कल रात बेलिटा और एमोर का सिर काट दिया जाता और फैलोन किंगडम अपना एकमात्र राजकुमारी को खो देता और रुका किंगडम अपना दूसरा राजकुमार को। फिर दोनों किंगडम इस एम्पायर पर आक्रमण करने के लिए हाथ मिला लिया। यहाँ से स्टोरी की बिगिन होती है। तानहासा अपना दिमाग खो देता है और अपने में और वॉर में फंस जाता है। एंड में वो मर जाता है। बेलिटा सोचती है ओरिजिनल कहानी के उल्टा मैं और एमोर जिंदा हैं। मुझे इसकी थोड़ी चिंता है। एमोर जो एम्परर से नहीं डरता वह बेलिटा के साथ संबंध का खुलासा कर सकता है, पर मैं अभी जीवित रह के खुश हूँ। फिर दरवाजे पे नॉक होती है। कोई कहता है योर मैजेस्टी। बेलिटा ये सुन के सोचती है मैंने कहा था मुझे अकेले रहना है। वहाँ एक आदमी आता है और कहता है मैं तैयार हूँ। बेलिटा उसे देखते हुए कहती है तैयार हूँ पर किस लिए, मैंने कहा था कि किसी को भी अंदर ना आने दें। बेलिटा मन में सोचती है लगता है मेड के साथ कुछ ठीक नहीं है। वो आदमी अपना कपड़ा खोलने लगता है। बेलिटा उसे देख के हैरान हो जाती है। बेलिटा कहती है रुको तुम अपने कपड़े क्यों खोल रहे हो। वो आदमी पूरा अपना कपड़ा खोल देता है। बेलिटा पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और उसका फेस भी रेड हो जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ नैनी आती है और कहती है योर हाइनेस। बेलिटा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। नैनी वो आदमी से कहती है तुम्हारा हो गया। वो आदमी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं किया। नैनी कहती है चुप रहो और निकलो यहाँ से। बेलिटा बहुत घबराई होती है। बेलिटा कहती है मैडम कार्नेल। नैनी कहती है योर हाइनेस सब चीज़ ठीक है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। चलिए मैं आपको बिस्तर तक ले चलती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। बेलिटा अपने बेड पे होती है जहाँ वो अपने बालों को ड्राई कर रही होती है। बेलिटा सोचती है वो घटना के अलावा बात बहुत निक था। फिर नैनी कहती है लगता है आप शांत हो चुकी हैं, चलिए बिस्तर पर लेट जाइए, हम लोग मसाज शुरू करते हैं। नैनी कहती है आपकी मसल थोड़ी टाइट है। बेलिटा उन दोनों आदमी को ही देख रही होती है। बेलिटा को थोड़ा सा घबराहट हो रहा था। बेलिटा कहती है ठीक है। वो दोनों आदमी अपने कपड़े खोलने लगते हैं और कहते हैं चलिए शुरू करते हैं। बेलिटा इसे देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसका फेस भी रेड हो जाता है। बेलिटा अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है तुम लोग अपने कपड़े क्यों खोल रहे हो। बेलिटा कहती है मैडम कार्नेल क्या आप सच में श्योर है कि ये सिर्फ मसाज है। वो आदमी कहता है योर हाइनेस क्या आप पहले ही थक चुकी हैं, क्या हमें अपनी बॉडी को और एक्सपोज करना चाहिए। बेलिटा अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम अपने और कपड़े मत खोलो, यहाँ से जाओ। बेलिटा बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। बेलिटा सोचती है पहली वाली बेलिटा आपके पास कितने आदमी हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ कालिक्यू अपने बेड पे सोया हुआ था। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो कुछ सोच रहा था। वो सोचता है अपनी शादी के बारे में। उसकी और बेलिटा की शादी एक अरेंज मैरिज थी।
वो सोचता है बेलिटा, जो बहुत सारे आदमियों से घिरी हुई थी। बेलिटा कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए एक बंधन में बंध चुकी हूँ। वो कहती है, क्या ये ठीक है? बेलिटा फॉलन किंगडम की एकमात्र राजकुमारी, उसका व्यवहार आत्म केंद्रित दिखाया गया है, पर गुंडागर्दी की शक्ति पर भरोसा करना उसे सहने का एकमात्र कारण बस पोलैंड के साथ समझौता है। हालांकि उसने परेशानी खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं किया है। मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया है। कालीक्यू उस समय को याद करता है जब बेलिटा ने जंगल में उसे कहा था, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कालीक्यू सोचता है, एक महिला जो आधे से ज़्यादा पुरुषों के साथ खिलती है, शर्मा रही थी जैसे कि एक पवित्र महिला। तभी वो किस करते करते बेहोश हो गई। कालीक्यू बेड से उठता है और कहता है, मैं इंतज़ार करूँगा और देखूँगा कि यह रिडिकुलस खेल कितने दिन तक चलता है। यदि वो चालाक होती तो जल्द ही अपने पुराने रूप में लौट आती। उसका किस्मत का फैसला हो चुका है, मौत। कालीक्यू कहता है, एंटोन आप बाहर हैं तो अंदर आएं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, यस मैजेस्टी। कालीक्यू कहता है, बेलिटा जाग चुकी है तो उसे मेरे पास लेके आओ। बेलिटा से कहती है, माय प्रिंसेस, इन लड़कों ने किसी तरह का अपमानित किया है आपको? फिर वो अपने मन में सोचती है, आज कुछ अलग है। ऐसे वो हमेशा लड़कों के आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करती थी। फिर नैनी बोलती है, आपको उन लड़कों के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें मैंने खुद चुना है? यह सुन के बेलिटा बहुत हैरान हो जाती है और मन में कहती है, और लड़के? क्या बेलिटा को महल में पुरुषों ने घेर लिया था क्या? मैंने इसे नहीं रोका तो ये सबको अंदर भेज देगी। फिर बेलिटा नैनी से कहती है, और नहीं, मुझे अब कोई आदमियों की ज़रूरत नहीं है। नैनी शॉक हो जाती है और कहती है, योर हाइनेस आपका क्या मतलब है? तभी दरवाजे पर नॉक होती है। वो दोनों दरवाजे की ओर देखती है। वहाँ कालीक्यू का बॉडीगार्ड आया हुआ था। नैनी कहती है, इंपीरियल गार्ड के कमांडर, आप अटेंडेंट की जगह क्यों आए हैं? बेलिटा उसे देख के मन में सोचती है, इंपीरियल गार्ड कमांडर, यह निश्चित रूप से एंटोन होगा जिसने कालीक्यू के प्रति अंतनिच्छत की शपथ ली थी। फिर नैनी बेलिटा से कहती है, आप यहीं रहिए, मैं बात करके आती हूँ। बेलिटा हाँ में अपना सर झुकाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। हमें नहीं दिखाया जाता कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। नैनी फिर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये सच है? लीटा मन में सोचती है, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। नैनी भागते हुए आती है और कहती है, योर हाइनेस, हमें जल्दी करना होगा। बेलिटा कहती है, क्या कुछ गलत हुआ है? नैनी कहती है, योर मैजेस्टी ने आपको लंच के लिए इनवाइट किया है। बेलिटा कहती है, क्या मुझे? बेलिटा नाटक करते हुए कहती है, ओ नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। नैनी बेलिटा को शेक करते हुए कहती है, क्या आप पागल हो चुकी हैं? बेलिटा कहती है, बिल्कुल नहीं। नैनी बेलिटा से कहती है, आपकी शादी के 4 साल बाद ये पहली बार है। नैनी गुस्से में कहती है, जो चीज़ आपको ट्रबल कर रही है वो है आपकी आउटफिट, मुझ पे भरोसा रखें। बेलिटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। बेलिटा कहती है, ऐसा नहीं है। नैनी जोश में आ जाती है और कहती है, आपकी ब्यूटी को इस दुनिया से भी ज़्यादा सुंदर बना दूंगी। सीन शिफ्ट होता है। हमें बेलिटा को दिखाया जाता है जिसने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी और वो कहीं जा रही होती है। फिर वो रुक जाती है और वो मिरर में देखते हुए सोचती है, यह सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस चेहरे और इस शरीर के साथ उसने अनगिनत पुरुषों को सीड्यूस किया होगा। अपने चेहरे को टच करते हुए बोलती है, मुझे इसका कोई आदत नहीं है। जब मेरे पास कोई अनुभव ही नहीं है तो मैं बेलिटा कैसे हो सकती हूँ? वो सोचती है, क्या मुझे बेलिटा के रूप में इस नॉवल में जीवित रहना जारी रखना चाहिए? नैनी कहती है, योर हाइनेस, हमें मैजेस्टी से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें डाइनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेलिटा और कालीक्यू बैठे हुए होते हैं। फिर बेलिटा फूड खाते हुए बोलती है, मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है। ये ऑकवर्डनेस के चलते मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही। बेलिटा कालीक्यू को देखते हुए मन में सोचती है, पहले उसने मुझे नहीं मारा और अब साथ खाना खाने के लिए मुझे ऑफर की। वह क्या सोच रहा है? कालीक्यू शांति से अपना खाना खा रहा होता है। बेलिटा उसे घूरते हुए सोचती है, इस तरह वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है।
फिर कालीक्यू उसे देखता है। बेलिटा अपने सर को घुमा लेती है। कालीक्यू कहता है आप यहाँ आए हैं। बेलिटा ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहती है यस, और वो मन में सोचती है हाँ, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। कालीक्यू उसे डेविलिश स्माइल करते हुए देखता है। कालीक्यू कहता है ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक अलग व्यक्ति बन चुके हैं। क्या ये कोई मृत्यु से बचने के लिए उपयोग है? फिर वो कहता है कल मैं तुम्हें जंगल में मारने के लिए गया था। यह सुन के बेलिटा बहुत घबरा जाती है। फिर वो सोचती है कालीक्यू ने मुझसे छुटकारा पाने का मन नहीं बदला है। वह कांपते हुए सोचती है क्या मुझे हमेशा अपनी मृत्यु के बारे में चिंता करना चाहिए? बेलिटा ने ऐसा क्या किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। बेलिटा कहती है योर मैजेस्टी, मेरा मतलब कालीक्यू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद को बदलूंगी। कालीक्यू थोड़ा हैरान हो जाता है। बेलिटा कहती है मेरे आसपास कोई भी पुरुष नहीं है और मैंने सारे मेल सर्वेंट को छुट्टी दे दी। आप मेरे कहानी पे विश्वास कर सकते हैं। जो मुझे आज सर्व करते हैं उन्हें भी मैंने निकाल दिया। कालीक्यू कहता है पर क्यों? बेलिटा कहती है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आप मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं ऐसी सब नहीं कर रही थी। बेलिटा को लगता है कालीक्यू उसका विश्वास नहीं करेगा। उसको थोड़ा घबराहट हो रहा था। कालीक्यू उसे घूर के देखता है और बोलता है बस एक हफ्ता। बेलिटा कहती है क्या? कालीक्यू कहता है बस आपके पास एक हफ्ता है। कल से आप हमेशा मुझसे एक बार मिलने आया करेंगे ताकि मैं देख सकूं कि आपका व्यवहार एक रानी जैसा है कि नहीं। बेलिटा सोचती है दिन में एक बार मिलने आया करूं? कालीक्यू कहता है मुझे जवाब चाहिए। बेलिटा घबराते हुए कहती है जरूर। फिर कालीक्यू वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है बेलिटा के रूम में। बेलिटा अपने रूम में होती है। एनी कहती है योर मैजेस्टी, आप ठीक है ना? एनी कहती है क्या आप कहना चाहती हैं आपको पुरुष की आवश्यकता है? क्या आप कुछ करने का प्लान बना रहे हैं? बेलिटा परेशान होते हुए कहती है तुम नहीं जानती मेरे गर्दन पे तलवार है। मेड घबराते हुए कहती है किसकी इतनी हिम्मत कि आपके गर्दन पे तलवार रखे? बेलिटा सोचती है नॉवेल की कहानी में नहीं पता चला पर मेड को सच में बेलिटा की चिंता है। बेलिटा मन में सोचती है सच में मैं उसके लिए हॉनेस्ट रह सकती हूँ। बेलिटा कहती है मैडम कार्नेल। बेलिटा कहती है मैं हॉनेस्ट होके बोल सकती हूँ कि मैं अपनी मेमोरी खो चुकी हूँ। नैनी कहती है हाँ, ये आपके अजीब बिहेवियर को बताता है। बेलिटा कहती है हाँ, जब मैंने कहा था मुझे कोई पुरुष नहीं चाहिए तो मेरा यही मतलब था। नैनी स्माइल करते हुए बोलती है। नैनी कहती है योर हाइनेस, मैं सब समझ सकती हूँ, मैं आपको सब सिखाने के लिए यहाँ हूँ। नैनी कहती है मुझे सब याद है, आप मुझ पे भरोसा रख सकते हैं। बेलिटा स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू। नैनी कहती है आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आपको सोने में मदद मिलेगी। फिर बेलिटा चाय पीती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है। एक व्यक्ति बोलता है हे, क्या तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रहे हो। वो कुछ देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है, तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें और सामान भी दे सकता हूँ। वो कहता है ये छोटा सा इंपीरियल टोकन है, क्या ये सुंदर नहीं है? आप इस छोटे से टुकड़े से एक मैंसन तक किन सकते हैं। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है आप हाँ कहते तो आपका सर कट जाता। वो कालीक्यू होता है। वो गार्ड कहता है योर मैजेस्टी। एमोर कहता है ओ योर मैजेस्टी आओ, मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। एमोर कहता है बस मैं टहलना चाहता था क्योंकि पिछली रात को पिटाई खाने के बाद पूरा शरीर दर्द कर रहा है। कालीक्यू कहता है तब भी तुम ठीक ठाक लग रहे हो प्रिंस एमोर। एमोर कहता है बेलिटा कैसी है? कालीक्यू उसका बात सुन के कहता है जहाँ तक मुझे लगता है बेलिटा अभी तक मेरी पत्नी ही है ना। एमोर गुस्से से कहता है मैं अपने रूका किंगडम में बेलिटा को एक पपिट नहीं अपनी वाइफ की तरह ले जाना चाहता था। कालीक्यू कहता है आपको नहीं पता कि इससे मैं आपको मार डालता। एमोर हंसते हुए कहता है आपकी उदासीता को देखते हुए मुझे नहीं लगा था कि आप हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। एमोर कालीक्यू से कहता है बेलिटा की अपेक्षा एक ग्रेटेस्ट लेडी जिसे मैं जानता हूँ, आप उन्हें देखे एक प्रेमी की तरह नहीं एक आदमी की तरह। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो गई है और तुम्हारा शरीर गर्म हो चुका है। एमोर ये सब सोचते हुए बेलिटा की यादों में खो जाता है। एमोर का फेस पूरा रेड हो गया था। एमोर कालीक्यू से कहता है एम्परर, तुम उसका इंटेंशन कभी नहीं जान पाओगे। कालीक्यू सोचता है धड़कता दिल और गर्म शरीर। कालीक्यू उस पल को याद करता है जब वो बेलिटा के साथ था, तब उसका दिल भी धड़क रहा था और उसका शरीर भी गर्म हो रहा था। कालीक्यू एमोर से कहता है तुम मुझसे पूछताछ करने के लिए सक्षम नहीं हो। कालीक्यू जाते हुए गार्ड से कहता है मुझे लग रहा है उसे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, तुम उसके सारे कपड़े खोल दो। गार्ड कहता है पर मैजेस्टी ये दूसरे देश का राजकुमार है,
एमोर को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। काली क्यू कहता है बिल्कुल, वो दूसरे देश का राजकुमार है, इसलिए हम उसे मार नहीं सकते। और वो एमोर को देखते हुए कहता है कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना नेकेड होके भागना। एमोर अपने दांतों को क्लिंच करते हुए कहता है एम्परर, और वो जोर से चिल्लाता है। काली क्यू उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हमें बेलिटा को दिखाया जाता है। बेलिटा नींद से जागी हुई होती है। वो मन में कहती है आज वो दिन आ गया। बेलिटा उस पल को याद करती है। काली क्यू ने कहा था कल से तुम हमेशा मुझसे मिलने आना, मैं देखूंगा तुम्हारा बिहेवियर एक रानी जैसा है कि नहीं। बेलिटा कहती है मैं अपने तानाशाह पति के सामने खुद को कैसे साबित कर सकती हूँ एक हफ्ते में। तभी वहाँ विंडो से एक तितली उड़ के आती है और बेलिटा के उंगली पे बैठ जाती है। वहीं बेलिटा की नज़र गार्डन पे जाती है जहाँ उसे एक ग्रीन हाउस दिखता है। बेलिटा कहती है गार्डन के बाहर वो क्या है। नैनी कहती है क्या आपका मतलब ग्रीन हाउस से है? ओह मैं भूल गई थी, आपका ये 10 खो चुका है, क्यों ना हम उसे देख के आए। नैनी कहती है आप अपना बहुत ज्यादा समय वहीं पे बिताती थी। बेलिटा सोचती है बेलिटा का ग्रीन हाउस। बेलिटा नैनी से कहती है हाँ मुझे अच्छा लगेगा जाना। सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रीन हाउस को दिखाया जाता है। ग्रीन हाउस बहुत ज्यादा सुंदर था। बेलिटा वो ग्रीन हाउस को देखती है, उसे वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। वो कहती है आज से पहले मैंने इतना सुंदर ग्रीन हाउस कभी नहीं देखा, ये गुलाबों को तो देखे। बेलिटा फिर मन में सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बेलिटा की इतनी नॉर्मल हॉबी थी। तभी बेलिटा की नज़र एक रूम पे जाती है। नैनी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है योर हाइनेस वहाँ। बेलिटा उस रूम का दरवाजा खोलती है और उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह एक तरह का अडल्ट रूम था जहाँ कुछ टॉयज भी रखे हुए थे। बेलिटा सोचती है यह ग्रीन हाउस में एक सीक्रेट रूम क्यों है। कुछ देर के बाद बेलिटा रूम से बाहर आ जाती है, उसका फेस पूरा रेड हो गया था। बेलिटा मन में सोचती है इसीलिए बेलिटा यहाँ बहुत ज्यादा आती है, वह हर जगह जाती थी, उसका टेस्ट बहुत अजीब है। बेलिटा सोचती है मुझे इस रूम का क्या करना चाहिए। नैनी बेलिटा को देखते हुए सोचती है मेमोरी लॉस्ट के बाद ये बहुत बदल गई हैं, वो चीजों के लिए इस तरह रिएक्ट नहीं करती हैं। प्रिंसेस नैनी पहले का वक्त को याद करती है। असली वाली बेलिटा उन्हें थप्पड़ मारती है। नैनी उसके सामने झुक जाती है और कहती योर मैजेस्टी। बेलिटा गुस्से से कहती है मुझे मैजेस्टी मत बुलाओ, मैं अपने जीवन को एम्परर के आगे पीछे घूमते हुए खत्म नहीं करना चाहती, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, नहीं तो मैं आपको फोयलोन वापस भेज दूंगी जो बेलिटा का राज्य है। प्रेजेंट में आते हैं। नैनी सोचती है लोग क्या कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनका खुशी वो मेरी जिम्मेदारी है। नैनी बेलिटा को देखते हुए सोचती याददाश्त खोने के बाद आपकी ब्यूटीफुल स्माइल वापस आ चुकी है, मैं इससे ज्यादा की कामना नहीं कर सकती। और वो रोने लगती है। बेलिटा नैनी को देख के बहुत घबरा जाती है और कहती है आप रो क्यों रही हैं। नैनी कहती है यह खुशी के आंसू है। बेलिटा उस रूम में जाती है और कहती है अब मुझे इस पिंक रूम का क्या करना चाहिए। इसे देखते ही लग रहा है कि ये धंधा का दुकान है, इस रूम को कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा ये रूम किस लिए है। और काली क्यू ने इसे देखा वो मुझे मार ही डालेगा, और वो काली क्यू को इमेजिन करने लगती है। तभी नैनी कहती योर मैजेस्टी मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। वह बेलिटा को कुछ देती है। मिस्टर कार्टन कॉन्सर्ट का पार्टी है। बेलिटा कहती है मिस्टर कार्टन कॉन्सर्ट ये क्या है। बेलिटा उस पेपर को लेती है और कहती है चार्म हेयर मैजेस्टी। नैनी कहती है ये आपका फेवरेट इवेंट है, बात कराने वाले और मालिश करने वाले पुरुषों को आपने यहीं से लाया था। बेलिटा सोचती है मतलब इस इवेंट में बेलिटा अपना पुरुष चुनती है। बेलिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है बेलिटा आपका पागलपन कभी खत्म नहीं होगा क्या, अब बहुत हो गया, और उस पेपर को मोड़ देती है। बेलिटा कहती है मैडम कार्नेल। नैनी कहती है यस मैजेस्टी। बेलिटा कहती है मुझे ऐसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कभी होगा, और उस रूम को भी हरे रंग में पेंट कर दीजिए, जो लोग ग्रीन हाउस को देखने आए उसमें आराम कर सके, और सारे मेल सर्वेंट को भी बाहर फेंक दीजिए। नैनी कहती है क्या आप दूसरे लोगों को लाना चाहती हैं, पर बिना कॉन्सर्ट में जाए आप कैसे ला सकती हैं। बेलिटा कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे न्यू बॉयज चाहिए, इस जगह पे अब कोई भी मैन अलाउ नहीं है, यहाँ सिर्फ ऑफिशियल ही आ सकते हैं, और ये मेरा ऑर्डर है। मैं काली क्यू को कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहती, मैं सारे बेलिटा के मैं सबको क्लीन करना चाहती हूँ जिससे मैं सरवाइव कर सकूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें काली क्यू को दिखाया जाता है जो गार्डन में होता है। तभी वहाँ कोई आता है, वो बेलिटा होती है। काली क्यू उसकी तरफ देखता है, बेलिटा आती है, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। बेलिटा कहती है आई होप मैं ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ काली क्यू।
कालीक्यू से कहती है, आई होप कालीक्यू मुझे ज्यादा लेट नहीं हुआ। कालीक्यू बेलिटा से अपनी नजरें हटाते हुए कहता है, नहीं, मेरी मीटिंग कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। बेलिटा कहती है, ओ ओके। बेलिटा के सांस में सांस आता है। वो कहती है, थैंक गॉड। फिर वो दोनों साथ में वॉक करने लगते हैं। वॉक करते करते आधा घंटा बीत जाता है। वो दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बेलिटा मन में सोचती है, मेरा पैर तो दर्द करने लगा। इवन मुझे नहीं पता इस तरह की स्थिति में मुझे क्या बात करनी चाहिए। फिर कालीक्यू बेलिटा को देखता है। कालीक्यू मुड़ता है और कहता है, कब तक हम लोग वॉक करते रहेंगे? बेलिटा कहती है, क्या आप महल वापस जा रहे हैं? बेलिटा स्माइल करने लगती है और कालीक्यू उसे घूरता है। कालीक्यू कहता है, नहीं, और वो चुटकी मारता है। तभी वहाँ बहुत सारी मेड आ जाती है और कारपेट बिछाने लगती हैं और कालीक्यू उस कारपेट पे बैठता है और कहता है, इतना देर तक चलने से मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, आप इस दर्द को कम कर दीजिए। बेलिटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। बेलिटा शर्माते हुए मन में सोचती है, वो कहना चाहता है उसे मसाज चाहिए। वो घबराते हुए कहती है, क्या आपका पैर पे? कालीक्यू मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ये आपके लिए मुश्किल है? बेलिटा मन में सोचती है, क्या ये कोई पार्ट है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए? बेलिटा कालीक्यू से शर्माते हुए कहती है, मुझे आपको मसाज देने में बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो कालीक्यू के पास जाके बैठ जाती है और अपने कांपते हुए हाथों से कालीक्यू का पैर पकड़ती है। बेलिटा अपने मन में सोचती है, यह क्रूर आदमी ऐसा क्यों चाहता है? काश मैं इसका मन पकड़ पाती। बेलिटा सोचती है, यह नॉवल में बहुत जल्दी मारा गया। मेन कहानी की शुरुआत वॉर से होती है। वॉर होने का मतलब? बेलिटा फिर से सोचती है, मैं उससे पहले भागती हूँ तो फैलोन के लिए, तो मैं कालीक्यू के द्वारा मरने से पहले मैं जीवित रहने में सक्षम होंगी। बेलिटा कालीक्यू को देखती है और सोचती है, पर वो किंगडम को एकजुट नहीं कर पाता और उसका जादुई जीप कभी नहीं आता और वो अपना दिमाग खो देता है और 30 होने से एक हफ्ता पहले ही वो मर जाता है। ओह, आप लोग सोचोगे ये जादुई जीप क्या है? जादुई जीप इस स्टोरी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आगे पता चलेगी स्टोरी में कि जादुई जीप क्या है। चलिए स्टोरी पे आते हैं। बेलिटा मन में सोचती है, मेरा मतलब एक किस तरह का पैथेटिक जीवन है। इसमें तो कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि वो दुश्मनों से इसलिए घिरा है क्योंकि वो एक अत्याचारी है, पर उसे इसलिए क्रूर नहीं कहा जाता क्योंकि वो एक निर्दय तानाशाह है, क्योंकि वो अपने दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा निर्दय है। फिर बेलिटा प्रेजेंट में आती है। बेलिटा फिर सोचती है, एक अकेले युद्ध के बाद मौत, ये उसकी तरह नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है इसके लिए। कालीक्यू बेलिटा को देखता है और बोलता है, तुम? बेलिटा घबरा जाती है और बोलती है, हाँ। कालीक्यू कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? बेलिटा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ, मैं देख रही थी कि आपको मसाज अच्छा लग रहा है ना? कालीक्यू सोचता है और कहता है, आप कुछ अलग लग रहे हैं और आपकी मालिश भी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप कोई अलग व्यक्ति बन गए हैं। बेलिटा स्माइल करती है और वो कहती है, मैं हमेशा आपके लिए कर सकती हूँ। कालीक्यू कहता है, पर क्यों? आप ऐसा क्यों करेंगे? बेलिटा कहती है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। कालीक्यू मुस्कुराता है और बेलिटा के हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। बेलिटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वो दोनों की ही धड़कनें तेज हो रही थी। फिर कालीक्यू बेलिटा से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, पर तुम मेरी इनर थाई को क्यों टच कर रही हो? बेलिटा घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, बस मैं एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तभी उसके पास से कुछ आता है और कालीक्यू का नजर उस पर पड़ता है। कालीक्यू उसे देखता है और कहता है, मिस्टर कॉटन कॉन्सर्ट। कालीक्यू वहाँ से उठ जाता है और बेलिटा को वो गुस्से से देखता है। वो कहता है, बेलिटा, हर कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। बेलिटा को कुछ समझ नहीं आता। कालीक्यू वहाँ से जाते हुए कहता है, कल मैं एक सुधार की उम्मीद करता हूँ तुमसे। वो वहाँ से जाने लगता है और बेलिटा उसे देखती है। मेड बेलिटा को देखने लगती है। बेलिटा सोचती है, अब उसे क्या हुआ? मैंने उससे कहा था मुझसे गलती हुई है, क्या वो पागल हो गया है? मैंने सोचा था कि हम दोनों पास आ जाएंगे। नोबल काउंसलिंग के 1 घंटे पहले कालीक्यू रेडी हो रहा था, तभी उसे कुछ आवाज आती है। उसे सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब फिर वो जहाँ से आवाज आया था वो वहाँ जाने लगता है। वो कहता है, ये तो मेरे व्हाइट हॉर्स की आवाज है, क्या वो गार्डन में है? फिर वो खिड़की से अपने गार्डन की ओर देखने लगता है। गार्डन में वो देखता है आसमान से एक दिव्य जीव और गार्डन में एक इंसान भी खड़ा हुआ था। कालीक्यू
वो इंसान को देखता है। वो इंसान मुस्कुरा रहा था और वो कालीक्यू के सामने झुकता है। उसके पास एक दिव्य जीभ था। कालीक्यू उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्से में था। कालीक्यू उसका नाम लेता है वेक। कालीक्यू मन में सोचता है वो दिव्य जीभ को बुला सकता है, ये जानते हुए भी कि वो एक एम्परर के क्षेत्र में है। फिर हमें बताया जाता है वो व्यक्ति जो दिव्य जीभ को प्रकट कर सकते हैं वही 30 से पहले सिप सम्राट बन सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में नोबल्स की मीटिंग दिखाई जाती है। वहाँ लोग बात कर रहे होते हैं दिव्य जीभ ही सिप एम्परर बनने की एक कड़ी है। दूसरा व्यक्ति बोलता है एम्परर 2 साल पहले एक बाघ की बात कर रहे थे पर आज तक उस बाघ को किसी ने भी नहीं देखा है। दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोलता है एक टाइगर, हाँ मुझे तो लगता है एक पॉइंट पे उन्होंने बिल्ली को देख लिया था, वो उसे ही टाइगर समझ रहे होंगे। फिर वो कहता है पहले के राजा ने अपना दिव्य जीभ 25 साल की उम्र में देख लिया था। पहले के राजा को 25 साल की उम्र में ही एक काला कलर का भेड़िया मिल गया था और बाकी सभी राजा को एक वाइट भालू। कहा जाए तो किसी राजा के पास उसका दिव्य जीभ ना हो तो उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है वो 30 साल होने में बहुत ज़्यादा करीब है, वो अभी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। वह सभी लोग उस व्यक्ति को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं योर ग्रेस। वो ग्रैंड ड्यूक वेक होता है। वह स्माइल करते हुए कहता है आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो लोग हंसते हुए कहते हैं हमारे पास कुछ बात करने के लिए नहीं था, इसीलिए हम लोग एम्परर के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कोई भी नई चीज नहीं हुई है, छोटा सा भी संकेत नहीं है। ड्यूक उन सब की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। वो कहता है मैं समझता हूँ और वो अपने दिव्य जीभ को बुलाता है कि सब लोग उसके दिव्य जीभ को देख के उसकी तारीफ करने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छी रिलेशनशिप इसके साथ बनाई है, ये बहुत ज्यादा अच्छा साइन है। फिर वो ड्यूक कहता है चलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। फिर वो लोग काउंसलिंग रूम के तरफ जाने लगते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं क्या वेरन अभी भी एम्परर के लिए वफादार है, वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, वो एम्परर को उखाड़ फेंकने वाला है। मैं देखना चाहता हूँ वेरन और उसकी वफादारी। वो फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं क्या उसे भी हमारे जैसा असली सेवा नहीं करना चाहिए। अभी ड्यूक रुक जाता है और पीछे मुड़ के कहता है एम्परर के पास कान है, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं यह मेरा मतलब नहीं था। फिर ड्यूक कहता है मैं एम्परर नहीं हूँ, समझे, अभी तक नहीं। वो लोग हंसने लगते हैं। फिर वो लोग अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं अभी उनके लिए हार्ड टाइम है, अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट कर देना चाहिए कि वो एक शाही खून है कि नहीं। वो लोग कहते हैं एम्परर ही है जो अभी तक सुहागरात नहीं मनाए हैं, ऊपर से एम्प्रेस ने भी उनके साथ सुहागरात मनाने से मना कर दिया। कोई लेडी कैसे एक अत्याचारी इंसान से प्यार कर सकती है। तभी ड्यूक कहता है शांत हो जाओ। सामने से बेलिटा और उसकी नैनी आ रही थी। बेलिटा कहती है मैडम कार्नेल, वहाँ पहुँचने के बाद प्लीज आप मुझे ब्लैक टी दीजिएगा। तभी बेलिटा की नज़र उन सभी लोगों पे जाती है। वो सभी लोग सामने से चलते हुए आ रहे थे। बेलिटा की नानी बेलिटा के कान में धीरे से कहती है वो ग्रैंड ड्यूक है और जो उसके पीछे हैं वो उसके चेले हैं। बेलिटा उसे देखते हुए मन में सोचती है मतलब वो इस स्टोरी का असली विलन है, जो इस एम्पायर का छोड़ा हुआ सेब है, जो अपने दिव्य घोड़े को बुलाकर युद्ध को बढ़ावा देता है। फिर नानी कहती है आप उसकी बातों को अनदेखा कीजिएगा, ग्रैंड ड्यूक एक खतरनाक आदमी है। बेलिटा उसकी तरफ जाते हुए सोचती है किसी को भी अनदेखा करना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ एक दिन कालीक्यू और इसके बीच टकराव होगी, पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी कालीक्यू को मार डाले। वो सारे चेले बोलते हैं महारानी आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी सुंदरता को देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग अंधे हो जाएंगे। ड्यूक स्माइल करता है और उसके पास जाके के हाथों को चूमते हुए बोलता है महारानी आप हमेशा ही सुंदर रही है। बेलिटा उससे अपने हाथों को छुड़ाते हुए दूर हट जाती है। ड्यूक उसे देखते हुए बोलता है आपका फेस थोड़ा अलग लग रहा है। बेलिटा मन में सोचती है क्या बेलिटा और इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप थी, मुझे कुछ याद नहीं है। बेलिटा कहती है मैं थोड़ा हट गई थी, इसमें अलग क्या है। ड्यूक उसको देखते हुए बोलता है मुझे कुछ गलत लग रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है, विशेष रूप से आपका ऑरा। नैनी बेलिटा के पीछे धीरे से कहती है आप उसको अनदेखा कीजिए। बेलिटा कहती है आप गलत हो, ये बस आपका कहना है। फिर बेलिटा वहाँ से जाने लगती है। बेलिटा उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। बेलिटा सोचती है उसकी वो आंखें, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझसे नफरत करता है,
पर वो मुझे पसंद भी नहीं करता है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा अजीब इमोशन है। फिर बेलिटा वहाँ से चली जाती है और ड्यूक उसे पीछे से देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में बेलिटा टी पी रही होती है। तभी नानी कहती है, योर हाइनेस, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। हमने ग्रीन हाउस को ठीक करने के लिए कहा था, हमने वो कर दिया है और महल में सिर्फ वुमन ही अलाउ है। रीटा कहती है, यह बहुत जल्दी हो गया, बस एक चीज और है। नानी कहती है, क्या योर हाइनेस? बेलिटा कहती है, सारे आदमी इस शरीर के साथ, मेरा मतलब क्या वो मेरे साथ इंटीमेट हुए थे? नानी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो कहती है, आप मुझसे अच्छा जानते हैं, पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बेलिटा कहती है, क्या वो ग्रैंड ड्यूक? बेलिटा नर्वस होते हुए पूछती है, एनी चांस क्या वो मेरे साथ सोया है? एनी चांस क्या मैं उसके साथ सोई हूँ? नानी उसकी बात सुन के थोड़ा हैरान होती है और कहती है, आप और ग्रैंड ड्यूक? और वो कहती है, बिल्कुल नहीं। बेलिटा कहती है, समझ गई। फिर बेलिटा चाय पीते हुए नैनी से कहती है, यदि कोई पास्ट में मेरे साथ था तो आप मुझे तुरंत बताइएगा, किसी को भी मिस मत कीजिएगा। नैनी उसकी बात सुन के कहती है, पर आप सोच क्या रहे हैं? बेलिटा कहती है, उन्हें अवॉइड करना। नैनी कहती है, योर हाइनेस, ऐसा लग रहा है कि आप पिछले कुछ दिनों में पूरी तरीके से एक अलग व्यक्ति बन चुकी हैं। बेलिटा स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि मुझे यकीन है यह समय मैं सारी बचकानी हरकतों को छोड़ सकती हूँ। बेलिटा की नानी उसे देखती है और फिर वो रोने लगती है और कहती है, योर मैजेस्टी, मैं हमेशा आपके साइड रहूंगी। फिर हमें कालीक्यू को दिखाया जाता है जो काउंसलिंग मीटिंग में होता है। हाँ, कालीक्यू का सहायक ग्रैंड ड्यूक वेनोर कहते हैं, आज का डिस्कशन यूक्लो के साथ युद्ध के बारे में है, आप लोग फ्रीली राय दे सकते हैं। वहाँ सारे लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। यूक्लो देश रेगिस्तान के उस पार है, जैसे कि ये एक जादुई दुनिया है, तो ये सारे लोग जादुई वस्तु के बारे में बताते हैं। अभी एक आदमी बोलता है, योर मैजेस्टी, हमें रेगिस्तान को पार करने के लिए एक पानी का पाउच बनाना चाहिए। लेकिन उसकी बात सुन के बोलता है, कैसे? वो आदमी बोलता है, हमें उसके लिए थोड़ी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। कालीक्यू गुस्से से कहता है, ये सारी चीजें बेकार है, अगला। ऐसे ही सब अपनी अपनी राय देते हैं, पर कालीक्यू को किसी का भी आइडिया अच्छा नहीं लगता। भी ड्यूक सेंटिनियो बोलते हैं, हमें ये सब छोड़ के दिव्य प्राणी पर ध्यान देना चाहिए। फिर एक आदमी बोलता है, हाँ आपने सही कहा, यूक्लो के साथ युद्ध 6 महीने बाद ही है। कालीक्यू उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी कालीक्यू का सहायक बोलता है, आप लोग ये क्या बोल रहे हो योर मैजेस्टी के सामने? तभी सारे लोग बोलने लगते हैं कालीक्यू को, योर मैजेस्टी, हमें थोड़ी सी चिंता है, हो सकता है ये सब करने से सिंहासन पे कोई खतरा आ जाए। फिर से ड्यूक सेंटिनियो बोलता है, क्या ये ताज को पास करने के लिए भयानक नहीं होगा? ये सुनते ही कालीक्यू अपना तलवार ड्यूक सेंटिनियो के पास करता है, जिससे ड्यूक सेंटिनियो बहुत ज्यादा डर जाता है। कालीक्यू गुस्से से कहता है, लगता है आप लोग मुझे भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। ड्यूक सेंटिनियो डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसके पीछे एक आदमी था जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। फिर कालीक्यू स्माइल करता है और तलवार चलने की आवाज आती है। ड्यूक सेंटिनियो जमीन पे गिर जाता है और हर तरफ खून बिखर जाता है। उसका हाथ खून पे लगता है। वो घबरा जाता है और कहता है, यहाँ तो खून है, यहाँ तो किसी का मर्डर हो चुका है। कालीक्यू उस मरे हुए आदमी के कपड़े में से एक पेपर निकालता है। ड्यूक सेंटिनियो की तरफ हंसते हुए बोलता है, तुम तो बहुत लकी हो ड्यूक सेंटिनियो, यहाँ तुम्हारी जगह किसी और की मौत हो गई। फिर वो कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस आदमी ने इस पेपर को इधर उधर करने की प्रयास को छुपाने की कोशिश की थी। लगता है सारे चूहों को महल से निकालने में बहुत मजा आएगा। ड्यूक सेंटिनियो डरते हुए और अपने हाथों में लगा खून को देखते हुए बोलता है, बिना दिव्य जीप के ही खूनी तानाशाह कालीक्यू है। फिर यहाँ से शिफ्ट होता है। फिर हमें महल दिखाया जाता है, जहाँ बेलिटा खिड़की के पास खड़ी हुई थी और सोच रही थी, मैं एक एम्प्रेस हूँ, एम्परर के बाद मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। सोचूं तो मैं इस बॉडी में एक महल की रानी कैसे बन सकती हूँ। मैं एक क्वीन हूँ, मैं एक क्वीन हूँ। तभी कोई झटके से दरवाजा खोल के अंदर आती है और कहती है, योर मैजेस्टी, मैं हूँ लीसा, क्या आपने ये सुना है? बेलिटा उसे देखती है और कहती है, मुझे नहीं लगता मैं इसे जानती हूँ। और लीसा से कहती है, क्या खबर है? एम्प्रेस की मेड लीसा कहती है, योर मैजेस्टी ने आज फिर से एक का सर काट दिया। माना जाता है कि जिस नाइट का मृत्यु हुआ था वो एक स्पाई था। अभी भी उस रूम से खून की बदबू आ रही है। बेलिटा सोचती है, कालीक्यू ने किसी को मार डाला। फिर से लीसा कहती है, हमेशा की तरह अपना दिव्य तलवार उसके गर्दन पे चला दिया
और हर जगह खून फैल गया। बेलिटा चिल्लाते हुए कहती है बस कीजिए। मेट कहती है मैम क्या आपको मजा नहीं आया? बेलिटा कहती किसी व्यक्ति की मौत हो गई है, इसमें मजा लेने वाली क्या बात है? मेट कहती है पर आप मजा लेते थे जब मैं आपको ये बताती थी तो कि हिज मैजेस्टी ने दूसरे लोगों को मार डाला। फिर हमें पहली वाली बेलिटा दिखाई जाती है जो कह रही थी लिसा मुझे और बताओ कालीक्यू ने आज क्या किया। फिर बेलिटा उस मेट से कहती है फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने मुंह पे ध्यान देना, मुझे यकीन है कि हिज मैजेस्टी के पास कोई कारण होगा। मेट कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। बेलिटा कहती है निकल जाओ। फिर वो बाहर आ जाती है बेलिटा के रूम से। फिर वो मेट भागते हुए सोचती है लेकिन उसे किसी से भी ज्यादा हिज मैजेस्टी का कसम खाना ज्यादा पसंद था। क्या वो एम्परर से डर गई है? वो उस पल को याद करती है जब मेड अपने में फुसफुसाते हुए बात कर रही थी वो कैसे बदल गई है, क्या ये सच है? फिर वो कहती है डैम इट, क्या बेलिटा ने आवारापंती से छुटकारा पा लिया है? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रैंड ड्यूक और उसके चमचे दिखाए जाते हैं जो अपने में बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड ड्यूक बोलता है तुम और लोगों को झूठ बोलने के लिए बोलो। उसका चमचा बोलता है आप चिंता मत कीजिए, अभी भी हमारे पास बहुत सारे जासूस हैं। फिर ग्रैंड ड्यूक बोलता है ड्यूक सेंटिन्यू कहाँ है? उसका चमचा बोलता है कल जो हुआ उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बेकार हालत में है। ग्रैंड ड्यूक मन में सोचता है कितना बेकार है। फिर उसका चमचा बोलता है हम लोग अलग है, हमने बहुत बार एम्परर के स्वॉर्ड को ऐसे चलते हुए देखा है। ग्रैंड ड्यूक स्माइल करते हुए बोलता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं वास्तव में इतने वफादार लोगों से घिरा हुआ हूँ। फिर वो याद करता है उस पल को जब कालीक्यू ने उस जासूस को मार डाला था। वहाँ बेलिटा की नौकरानी देख रही थी। ग्रैंड ड्यूक सोचता है उस नौकरानी को मैंने कहीं देखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक नौकरानी दिखाई जाती है जो बोलती है योर मैजेस्टी ये आपका फेवरेट कोल्ड ब्लैक टी है। बेलिटा कहती है प्लीज़ उसे वहाँ रख दीजिए। बेलिटा स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू सो मच, मुझे इसकी ही ज़रूरत थी। वो नौकरानी ब्लश करते हुए बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है योर मैजेस्टी। फिर वो नौकरानी अपने दोस्तों से बोलती है आपको पता है योर मैजेस्टी ने मुझे देख के स्माइल किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर उसकी दूसरी दोस्त बोलती है वो बहुत ज़्यादा जेंटल हो गई हैं। फिर उसकी तीसरी दोस्त बोलती है हाँ सही कहा, योर मैजेस्टी बहुत ज़्यादा काइंड है और सुंदर जैसे कि एक एंजल। फिर वो कहती है तुम्हें पता है लिसा को योर मैजेस्टी की तरफ से डांट मिली, मैं सच कहूँ तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है उसने हमारे काम को कितना ख़राब किया, अंत में उसे अच्छा सज़ा मिल रहा है। बेलिटा की नैनी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो बेलिटा के रूम में जाती है। बेलिटा कहती है क्या हुआ? नैनी कहती है क्या ये सच है कि आपने लिसा को डांटा? बेलिटा कहती है आपको ये किसने कहा? बेलिटा कहती है हाँ वो सुबह में बहुत बेकार बातें कर रही थी इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। नैनी कहती है ओ अच्छा। बेलिटा कहती क्या? बेलिटा मन में सोचती ये बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। नैनी बेलिटा से पूछती है क्या आप कहीं जा रही हैं? बेलिटा कहती है हाँ मैं तैयार होने जा रही हूँ कालीक्यू के साथ डिनर करने के लिए। नैनी कहती है मुझे माफ़ करिएगा मैं भूल गई थी आज डिनर कैंसिल है। बेलिटा कहती है क्या, पर क्यों? वो मन में सोचती ये अच्छी खबर है पर मैं इतनी टेंशन में क्यों हूँ। मेट कहती है वो बीमार है। बेलिटा परेशान हो जाती है और कहती बीमार है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, कालीक्यू और उसका नाइट जंगल में जा रहे थे। कालीक्यू मन में सोचता है जब भी मैं नोबल काउंसलिंग की मीटिंग करता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। कालीक्यू कहता आपने इस ब्लैक घोड़े को क्यों लाया, व्हाइट घोड़ा कहाँ है? वो नाइट अपना सर झुका लेता है। कालीक्यू कहता क्या हुआ? फिर वो नाइट कहता है व्हाइट हॉर्स मिसिंग है। कालीक्यू कहता है क्या बोल रहे हो? वो नाइट कहता है आज सुबह वो मिसिंग हो गया था, मैंने उसे ढूंढने की पूरी तरीके से कोशिश की पर वो नहीं मिला, इसीलिए मैं ये ब्लैक हॉर्स को ले आया। कालीक्यू सोचता है ये क्या हो गया? कालीक्यू सोचता है वो मेरा फेवरेट हॉर्स था। फिर कालीक्यू को याद आता है रुको उस समय गार्डन में एक घोड़ा था जो मदद के लिए बुला रहा था। अब समझ आया कि ग्रैंड ड्यूक गार्डन में क्या कर रहा था। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं श्योर हूँ कि ये सारी चीजें ग्रैंड ड्यूक ने किया है पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं उसे जाके मार डालूंगा, मेरा हॉर्स जो उस जीप के अंदर है। फिर कालीक्यू नीचे गिर जाता है। उसका नाइट बोलता है योर मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं? फिर कालीक्यू बोलता है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर जो एनिमल है वो बाहर आ रहा है, वो मुझे पीड़ा दे रहा है। जब मैंने दिव्य तलवार में अपनी पावर को इंजेक्ट करने की क्षमता हासिल की
लोगों में माना जाता है कि मेरे चारों ओर एक रोशनी सी फैल गई और मेरे सामने दिखा एक टाइगर। फिर प्रेजेंट में कालीक्यू कहता है मैं उसे मार डालूंगा और अपने घोड़े को बचाऊंगा। फिर कालीक्यू बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कालीक्यू का नाइट कालीक्यू के दरवाजे पे नॉक करता है। तभी कालीक्यू का तलवार उसके गर्दन पे आ जाती है और उसके गर्दन पे कट लग जाती है। फिर वो नाइट कहता है योर मैजेस्टी, मैं हूँ सेंटोन, आप कैसे हैं? कालीक्यू का सहायक अपने सर को नाक की तरफ घुमाता है। सेंटोन कालीक्यू को देख के थोड़ा हैरान होता है। कालीक्यू की हालत बहुत खराब थी। फिर हमें सेंटोन बताता है मैजेस्टी की ये बीमारी बहुत पुरानी है। ये बीमारी तब शुरू हुई जब मैजेस्टी ने अपने माता पिता को खो दिया था और दूसरी बार तब जब ग्रैंड ड्यूक को पहले एनिमल मिल गया था। जल्द से जल्द उनका एनिमल दिखाई दे सकता है। एनिमल ही उनके दर्द और पीड़ा को कम कर सकता है। तभी दरवाजे पे नॉक होती है। सेंटोन बोलता है इस समय कौन आया है? सहायक बोलता है मैं जाके देखता हूँ। फिर वो दरवाजा खोलता है। वो देखता है सामने बेलीटा है। वो कहता है योर मैजेस्टी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेलीटा कहती है मैं यहाँ कालीक्यू को देखने के लिए आई हूँ, क्या वो ठीक है? 5 मिनट पहले बेलीटा कालीक्यू के रूम के बाहर खड़ी हुई होती है। वो वहाँ रुकती है और वो पीछे मुड़ के कहती है मुझे लगता है मुझे अपने रूम में वापस लौट जाना चाहिए। और वो फिर से पीछे मुड़ती है और कहती है नहीं नहीं, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। फिर बेलीटा कहती है चलिए इसे खत्म करते हैं और वो हिम्मत जुटा के कालीक्यू के दरवाजे पे नॉक करती है। कालीक्यू का सहायक बाहर निकलता है। कालीक्यू का सहायक बोलता है योर मैजेस्टी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेलीटा कहती है मैं यहाँ कालीक्यू को देखने के लिए आई हूँ। हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेलीटा अपने रूम में होती है। वो अपने नैनी से कह रही होती है क्या कालीक्यू बीमार है? वो मन में सोचती है क्या सच में? पर उसे देख के ऐसा लगता है कि वो लोहे को भी चबा जाएगा। फिर वो मुस्कुराते हुए सोचती है चलो ठीक है, मुझे उससे आज मिलना नहीं पड़ेगा। नैनी कहती है चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ रेडी होने में। बेलीटा कहती है क्या, पर डिनर तो कैंसिल हो गई है ना? नैनी कहती है आप महारानी है, आपको उनसे मिलने जाना पड़ेगा। बेलीटा हैरान हो जाती है और सोचती है मिलने जाना पड़ेगा, लानत है, मैं इसके बारे में भूल ही गई थी। फिर बेलीटा सोचती है ये अच्छा मौका है उसके दिल को जीतने के लिए। उसने मुझे कहा था एक रानी की तरह बिहेव करने के लिए। ये ठीक है, मुझे जाके अपने पति को देखना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। फिर वो खिड़की खोलती है और कहती है लेकिन अगर वो इतना बीमार है कि वो रात का डिनर पे भी नहीं आ सकता तो क्या ये मेरा लास्ट चांस है फैलन भागने के लिए? फैलून आपको याद हो तो बेलीटा का देश का नाम है। वो यही सब सोच रही होती है। देन उसके पीछे नैनी आ जाती है। नैनी डरावने भी में कहती है योर मैजेस्टी, आई होप कि आप कुछ बेतुके चीजों के बारे में नहीं सोच रही होंगी, जैसे कि यहाँ से भागने के बारे में। बेलीटा डरते हुए कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से बेलीटा सोचती है हो सकता है मैं वहां पहुंचने से पहले ही मारी जाऊं। फिलहाल के लिए कालीक्यू अभी मुझे नहीं मारने वाला, इसलिए मुझे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। फिर नानी कहती है चलिए मैं आपको रेडी कर देती हूँ। फिर प्रेजेंट में कालीक्यू के रूम के सामने बेलीटा खड़ी होती है। सहायक अपने मन में सोचता है मैंने सुना तो था कि महारानी चेंज हो गई है, पर वो एम्परर से मिलने आएगी ये नामुमकिन है। वैसे महारानी और ग्रैंड ड्यूक महाराज के बहुत बड़े दुश्मन है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है? बेलीटा को वो देख रहा होता है। बेलीटा सोचती है मेरे बाल अभी तक गीले हैं। सहायक सोचता है आज ये कुछ अलग है। सहायक बोलता है बेलीटा से मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे डर है कि यह अच्छा समय नहीं है, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। बेलीटा कहती क्या वो इतना बीमार है? तभी एक आवाज आती है कालीक्यू के रूम से। एक कालीक्यू की आवाज आती है। सब कोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेलीटा बहुत डरने लगती है। सहायक सोचता है उसे इतना डर लग रहा है तो वो यहाँ क्यों आई? मुझे इसे जल्दी से यहाँ से भेज के अंदर जाना चाहिए। फिर वो बेलीटा से कहता है जैसे कि आपने सुना वो अभी खराब हालत में है, यदि आप यहाँ से जा सके। बेलीटा कहती है मैं कल आऊंगी। सहायक थोड़ा हैरान होता है और बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, क्या आप कहना चाहती है आप कल आएंगी? बेलीटा कहती है क्या मैं उसे कल देख सकती हूँ? सहायक बोलता है मुझे देखना पड़ेगा। फिर वो रूम के अंदर चला जाता है। बेलीटा वहाँ से जाने लगती है। कालीक्यू हल्का सा झलक बेलीटा का देखता है। फिर वो बैठ जाता है और कहता है क्या वो बेलीटा थी? सहायक कहता है हाँ, वो देखने के लिए आई थी कि आप ठीक है कि नहीं, मैंने उन्हें आज रात के लिए भेज दिया। सहायक फिर से बोलता है योर मैजेस्टी, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। बेलीटा को दिखाया जाता है जो कालीक्यू के लिए टी लेके आई होती है। वो कालीक्यू के रूम के अंदर जाती है। वो कालीक्यू को देख के सोचती है मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा बेहतर लग रहा है, मैं कल रात को बहुत डर गई थी। कालीक्यू जो ब्लड उसके कपड़े पे लगा हुआ था उसे वो छुपा रहा होता है। कालीक्यू टी देख के
कहता है ये सब क्या है। बेलिटा कहती है ये कोल्ड ब्लैक टी है जो मैंने बनाई है, इसे बनाना मेरी नानी ने मुझे सिखाया है। काली क्यूब कहता है क्या तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। बेलिटा को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचती है क्या ये सोच रहा है मैंने इस टी में पॉइजन मिलाया है, इवन मैंने इसके लिए ये बनाया ही क्यों। वो गुस्से से उस कप में टी को ढारती है। वो गुस्से से उस टी को पी जाती है। काली क्यूब उसे देखता है। वो कहती है क्या अब तुम सेटिस्फाई हो, ये चाय बिल्कुल सेफ है। काली क्यूब कहता है जहर तुरंत ही आपको नहीं मारता, उसे शरीर में फैलने के लिए कुछ समय चाहिए। बेलिटा कहती है ठीक है। फिर वो गुस्से से उठती है और गोल गोल घूमने लगती है। बेलिटा कहती है देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या अब तुम इसे पी सकते हो। काली क्यूब चाय को देखता है एंड कहता है मैं बस गर्म चाय पीता हूँ। बेलिटा कहती है वैसे मुझे ठंडी चाय पसंद है। वो कहता है कितनी बोरिंग है। बेलिटा काली क्यूब को देखते हुए सोचती है क्या उसका कहने का मतलब है कि मैं बाहर चली जाऊं। यदि मेरा जीवन खतरे में ना होता मैं उसे इस तरह नहीं बचाती और उससे दूर चली जाती। काली क्यूब को इस दुनिया में सबसे भयानक आदमी माना जाता है, लेकिन वो साथ ही बहुत दयानी व्यक्ति भी है। वो कहती है काली क्यूब और मैं, और वो पीछे मुड़ती है और कहती है कोई है जिसे खुद को साबित करना है। काली क्यूब थोड़ा हैरान होता है। वो काली क्यूब के बहुत करीब जाके कहती है काली क्यूब आपकी बोरियत दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बेलिटा कहती है मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए क्या कर सकती हूँ। काली क्यूब उसे ध्यान से देखने लगता है। काली क्यूब कहता है मैं नहीं जानता, क्या आपको लगता है कि आप मेरा एंटरटेनमेंट कर सकती हैं। बेलिटा कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बस वही करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। काली क्यूब कहता है ठीक है सिंगिंग। बेलिटा कहती है ये बहुत अचानक है। काली क्यूब स्माइल करते हुए कहता है और डांसिंग। बेलिटा कहती है मैं सिंगिंग करूंगी। बेलिटा सोचती है गाना नाचने से कम शर्मनाक होगा। फिर वो गाना गाना स्टार्ट करती है। वो कहती है जब मैं बीमार पड़ती थी तो मेरी माँ मेरे लिए यही गाना गाती थी, मैं इसे गा सकती हूँ, मैंने इसे बहुत बार सुना है। पर वो इतना भयानक गाती है जिससे काली क्यूब के कानों से खून निकलने लगता है। बेलिटा कहती है काली क्यूब क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे कानों से खून निकल रहा है। काली क्यूब कहता है तुम्हें गाने की बिल्कुल टैलेंट नहीं है। बेलिटा मन में सोचती है मैं तो भूल ही गई थी, मैं बहुत भयानक गाती हूँ, पर मैंने अपना बेस्ट दिया। फिर वो काली क्यूब से कहती है मुझे माफ़ कर दो मेरे लैक स्किल के चलते। काली क्यूब थोड़ा स्माइल करता है और कहता है लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा कोशिश किया है, ये थोड़ा मजाकिया था। बेलिटा काली क्यूब को देखती है और कहती है मैं देख सकती हूँ तुम मुस्कुरा रहे हो। काली क्यूब कहता है मैं बता रहा था कि ये थोड़ा हंसने वाला मोमेंट है। बेलिटा उसके साथ हंसने लगती है और मन में सोचती है क्या ये हंसने योग्य था, क्या मुझे खुश होना चाहिए। तभी सहायक काली क्यूब के रूम के अंदर आता है और वो देखता है काली क्यूब और बेलिटा साथ में मुस्कुरा रहे हैं। वो हैरान होता है और कहता है महाराज स्माइल कर रहे हैं, क्या महारानी ये सब से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। और वो बेलिटा को देखता है और कहता है क्या ये सच है कि वो बदल गई हैं। Think about it, but you hold me like you don't wanna break.